हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा था, और आशा हम यही कर सकते हैं कि आपको उसमें कुछ जानने का, सीखने का, सोचने का मौका मिला होगा। और आज हम एक नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए उत्साह के साथ हम आज आपसे जुड़ने का हमें मौका मिल रहा है। और आज जो क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, और प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसके एक अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी है, कॉन्सेप्ट पर भी है, डीप क्वेश्चंस भी है, और इसमें ऑल कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप चाहे वो सिविल स्तर का हो, चाहे वो यूपी पीएससी का हो या एसएससी का हो, आप कहीं से भी जब प्रेसिडेंट की बात होगी तो निश्चित तौर पर जो आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि परीक्षा से पहले जो परीक्षा से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक आइडिया के तौर पर यहाँ पर जरूर दिखाई देगा। तो हम यही सोच सकते हैं कि आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा, और इसको आप देखिएगा, समझिएगा, और अच्छा लगेगा। जैसा रिस्पांस होगा तो आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, दो वक्तव्य दिया गया है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन ए है और दूसरा कारण ए है। मतलब एक कथन है और दूसरा उसका क्या दिया गया है, कारण दिया गया है। अब ए में कथन है, और बी में इसका कारण है। अब देखिए, इसमें ये पूछ रहा है, कथन एक क्या कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो आप सबको ये पता होगा कि भारत का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि देखिए, जिसमें जनता भाग लेती है, तो जिसमें जनता भाग लेगी वो कैसा चुनाव होगा, वो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वो इनडायरेक्ट होगा। वो किस प्रकार का चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष होगा, वो अप्रत्यक्ष होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या अंतर है, तो जो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। और जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है उसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आप बताएंगे इसमें जनता तो भाग लेती नहीं है। 18 वर्ष से अधिक आयु के जो सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, जो भारत के नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, उनको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आएंगे। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा होगा। इसमें एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं। तो एमपी और एमएलए किसी को भी अगर इलेक्ट करते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो कथन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सत्य है। कारण क्यों होता है इनका अप्रत्यक्ष चुनाव, तो आप बताएंगे सरकार के संसदीय स्वरूप में राजाध्यक्ष केवल नाम मात्र का शासक होता है। तो देखिए, इसमें पहला कथन तो सही है, पहला कथन सही है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है। कारण अर्थात राष्ट्रपति जनता के द्वारा क्यों निर्वाचित होता है, तो उसके पीछे कारण है क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। भारत में किस प्रकार की सरकार है, संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। जैसे संसदीय सरकार दो जगह पर है, एक ब्रिटेन और दूसरा जो है भारत है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन में है और दूसरा भारत में है। तो आप ये कह सकते हैं
कि संसदीय सरकार में दो प्रकार का शासन होता है। एक शासन जो होता है वो नाम मात्र का होता है, नाम के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। तो हमारे यहाँ शासन दो प्रकार से चल रहा है, एक नाम मात्र का शासन है, एक वास्तविक शासन है। तो जो रियल पावर है वो पीएम के हाथ में है। तो पीएम के हाथ में रियल पावर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि होता है, बहुमत दल का नेता होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर है। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, वो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है, तो इसलिए उसके पास पावर कम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, एक नाम मात्र का शासन होगा, एक वास्तविक शासन होगा। जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था, तो जब संविधान हमारा बन रहा था तो कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि जो राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता तो क्या प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करने के लिए तैयार होता? बिल्कुल ना होता। वो अपना अलग अधिकार का प्रयोग करता, प्रधानमंत्री अलग अधिकार का प्रयोग करता। जब दोनों अपने अपने तरफ अधिकारों का प्रयोग करते तो संविधान का जो बैलेंस होता वो बिगड़ जाता। तो इसलिए संविधान विशेषज्ञ ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित होगा और जो राष्ट्रपति होगा वो जनता के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नाम मात्र का जो शासक है वो राष्ट्रपति है और जो वास्तविक शासक है वो आप बताएंगे प्रधानमंत्री है। अर्थात राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए चुना जाता है क्योंकि भारत में संसदीय सरकार है और संसदीय सरकार में जो सत्ता होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, प्रमुख के नाम से होती है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो होती है वो चुने हुए प्रतिनिधि के अनुसार होती है। तो इसमें कथन भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सही है। कारण क्योंकि सरकार के संसदीय स्वरूप में राजाध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय है, और संसदीय स्वरूप में जो मुखिया होता है देश का या राज्य का वो किस प्रकार का होता है? नाम मात्र का होता है। नाम मात्र का इसलिए होता है क्योंकि ये किस प्रकार से चुना हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगर डायरेक्ट चुना जाता तब ये रियल हो जाता, वास्तविक हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट कौन चुना जाता? प्रधानमंत्री। तो इसलिए वो रियल अध्यक्ष है, वास्तविक है, और यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और इसलिए चुना जाता है हमारा राष्ट्रपति क्योंकि ये किस प्रकार का अध्यक्ष होता है? नाम मात्र। अर्थात कथन ए सही है और कारण उसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें ए आर दोनों सही है और आर जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। इसलिए सही व्याख्या है क्योंकि संसदीय सरकार में अध्यक्ष नाम मात्र का होता है, इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका जो हो जाएगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर सही है ए। तो पहले का ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सही है। कारण क्योंकि यहाँ पर राजाध्यक्ष जो होता है वो नाम मात्र का होता है, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में अगर राष्ट्रपति टॉपिक दिया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन होता नहीं इतना सरल। इसमें ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, निर्वाचन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल, इसमें ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल निर्वाचक मंडल का मतलब जानते हैं? निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। अगर पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्दों को घुमा करके यहाँ पर पूछा जाता है। तो निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में दिया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल आप बताएंगे आर्टिकल किस में है? 58 में है।
निर्वाचक मंडल आपका 58 में नहीं है बल्कि 54 में है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में, 54 में। लेकिन इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं? निर्वाचक मंडल का मतलब हुआ कौन लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति को चुनने वाले जो होते हैं वो आप बताएंगे संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो देखिए इसमें जो है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, तो राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसीलिए हमने कह दिया संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा आप बताएंगे जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल में आपने एक चीज तो जान लिया, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसके अतिरिक्त तो हमारे पास राज्य विधानसभा कितनी है? 28 है। तो 28 राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी एमपी या एमएलए होंगे सब टोटल इलेक्टेड होंगे, इसमें नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो संसद के सारे इलेक्टेड एमपी प्लस इस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो राज्य के सभी निर्वाचित एमएलए, इलेक्टेड एमएलए होंगे। इसके अलावा प्लस जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली, पांडिचेरी और प्लस जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के सभी इलेक्टेड एमएलए निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। हालांकि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र जरूर है, लेकिन उसकी विधानसभा को समाप्त नहीं किया गया, भंग चल रही है लेकिन समाप्त नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी इसमें आ जाएगी, दिल्ली भी आ जाएगी, पांडिचेरी। तो 3 संघ राज्य क्षेत्र इसलिए इसमें शामिल है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है, बाकी और कहीं पर भी विधानसभा नहीं है। तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित एमपी हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित एमएलए हैं, प्लस दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो सभी लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति को चुनने वाले कौन लोग होंगे, तो बता दीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा पांडिचेरी की जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो लोग भी इसमें भाग लेते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर को आपको सेट करना है। इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं। तो देखिए संघीय संसद तो सही है, राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य नहीं होते, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। अगर सभी निर्वाचित पूछता तब ये सही हो जाता। अब इसमें कह रहा सभी सदस्य नहीं होंगे क्योंकि मनोनीत सदस्य जो होंगे इसमें भाग नहीं लेते हैं। संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, तो राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के अगर सभी निर्वाचित सदस्य देता तब ये सही हो जाता, लेकिन इसमें सभी सदस्य दे रहा है, इसलिए इसमें निर्वाचित तो है नहीं, इसमें भी निर्वाचित नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएगा। संघीय संसद के सभी, ये तो सही है,
तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अब देखिए संघीय संसद जैसे जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है या लोकसभा, ये संघ का विषय है या राज्य का, मतलब ये यूनियन का विषय या स्टेट का। तो राज्यसभा और लोकसभा संघ का ही है, तो ये संघ की संसद है, तो संघीय संसद के सभी बिल्कुल सही है, तथा राज्य विधानसभाओं के सभी। अब यहां पर सभी के साथ साथ क्या लगा हुआ, निर्वाचित, इलेक्टेड एमपी हैं और इलेक्टेड एमएलए हैं। एमपी एमएलए होंगे लेकिन नॉमिनेटेड नहीं होंगे, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, निर्वाचित होंगे। तो संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये आपका सही है। संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये तो दोनों एक ही है। संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये दोनों सही है। ऑप्शन इसका सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो आप कह सकते हैं सी और डी दोनों सही है। इसलिए दोनों सही है क्योंकि इसमें भी संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य है और इसमें भी संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये दोनों सही है, सी और डी। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? इसमें कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? अभी हमने बता दिया कि कौन कौन रखता है। तो कौन कौन रखेंगे? सभी निर्वाचित सदस्य, और सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। और ये सभी निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ के होंगे? जैसे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन अधिकार नहीं रखता, मतदान का अधिकार नहीं रखता है? लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, लोकसभा का उपाध्यक्ष। देखिए, अगर लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी है तो हमने आपको बताया होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी होता है तो वो लोकसभा का स्थायी सदस्य होता है। अगर लोकसभा का स्थायी सदस्य नहीं होगा तो फिर इसे लोकसभा का अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष से पहले एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड होता है। तो अगर अध्यक्ष है तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भी है, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में मतदान कर लेगा। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि वो अध्यक्ष से पहले वहां पर क्या है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य है, ये भाग लेगा। और विधानसभा अध्यक्ष भी अध्यक्ष से पहले ये इलेक्टेड एमएलए होता है, निर्वाचित सदस्य होता है। तो सदस्य के रूप में, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बाद में है और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य पहले है, तो अगर निर्वाचित सदस्य होगा विधानसभा का अध्यक्ष तो ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेगा। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य। और जो ये 12 सदस्य होंगे वो मान लीजिए कला, साहित्य, विज्ञान, लोक प्रशासन, खेलकूद, कला, साहित्य, विज्ञान, लोक प्रशासन, खेलकूद, सोशल वर्क, समाज कार्य। इसके जो स्पेशलिस्ट हैं तो इनके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो अगर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूछी जाए, ये कहाँ से लिया गया है नॉमिनेशन की प्रक्रिया, तो आयरलैंड से है।
आयरलैंड से। तो जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये आयरलैंड से हैं। तो मनोनीत है, ये निर्वाचित तो है नहीं, तो ये मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। हमने पहले बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर आप डिप्टी स्पीकर हैं तो स्पीकर से पहले आप इलेक्टेड एमपी होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें घुमाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट पर नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट पर होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? तो आप बताइएगा। अध्यक्ष तो रखेगा क्योंकि वो निर्वाचित एमपी है लोकसभा का। विधानसभा का अध्यक्ष भी अध्यक्ष से पहले निर्वाचित एमएलए है। और जो मनोनीत सदस्य 12 ये भाग नहीं लेंगे। लोकसभा का उपाध्यक्ष ये भी निर्वाचित एमपी है, तो इसलिए भाग ले सकता है। तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? अध्यक्ष रखेगा, इसलिए रखेगा क्योंकि अध्यक्ष से पहले निर्वाचित लोकसभा का सदस्य है। विधानसभा अध्यक्ष भी रखेगा क्योंकि अध्यक्ष से पहले निर्वाचित सदस्य है। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य है ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। उपाध्यक्ष भी निर्वाचित सदस्य है, इसलिए अध्यक्ष भी भाग लेगा, उपाध्यक्ष भी भाग लेगा, विधानसभा का अध्यक्ष भी भाग लेगा, लेकिन मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ये रोक है। तो ये इसका थर्ड हो जाएगा। मनोनीत सदस्य जो है वो लोकसभा में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो इसका थर्ड हो जाएगा। आंसर तीसरा सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछ रहा है? जैसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा डायरेक्शन में होता, संचालित किया जाता है? तो इसमें ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन लोग भाग लेंगे या कौन कौन लोग भाग नहीं लेंगे। ये आप पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव को किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो संचालन की बात हो रही है, तो संचालन की बात जो है वो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो कराया जाएगा वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संचालन में ही इसका जो है चुनाव कराया जाता है। और इसके लिए और केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराती है ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कई लोगों के चुनाव कराती है। जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्देशन करती है, दूसरा आप बताएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव कराती है। और प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल का भी चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री का भी चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। लोकसभा का चुनाव कराता है, लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा, राज्यसभा का चुनाव कराया जाएगा। और राज्यसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा का भी चुनाव यही कराता है, राज्य विधानसभा का भी यही चुनाव कराता है। और विधान परिषद का भी चुनाव यही कराता है, विधान परिषद इसका भी चुनाव यही इसी के द्वारा कराया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे हमारे संविधान में प्रदेश के लिए, राज्य के लिए अलग से निर्वाचक मंडल का प्रावधान नहीं है, तो विधानसभा का भी चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग और विधान परिषद का भी चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित होता है? तो संचालन का काम, अधीक्षण का काम, नेतृत्व करने का काम राष्ट्रपति का चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो। इसमें आर्टिकल 324 बी का प्रयोग करके मतदाता सूची जो निर्वाचक सूची है, मतदाता सूची, इसको तैयार कराने का अधिकार किसे है? तो आप बताएंगे मतदाता सूची तैयार कराने का अधिकार सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को,
चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद, इन सब का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। प्रदेश के लिए अलग से निर्वाचक मंडल का कोई, निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्थानीय निकायों की अगर बात की जाए, स्थानीय निकाय, तो स्थानीय निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। उसी के निर्देशन में होता है, उसी का अधीक्षण में होता है। और मान लीजिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है, कोई भी विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो आर्टिकल 71 के अनुसार इस विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो इसके विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इनके विवादों का निपटारा करेगी। किस आर्टिकल में? 71 आर्टिकल में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस किस के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह अपील करती है? तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, इन दोनों का जो विवादों का निपटारा होगा सुप्रीम कोर्ट करेगी। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के विवादों का निपटारा हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब की अधिसूचना राज्यसभा और राज्यसभा का लोकसभा कौन जारी करता है? तो अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा और विधानसभा, विधान परिषद की अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पर हम लोग लौटते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित होता है? तो आप बताइएगा। इसका संचालन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर इसका निर्वाचन किया जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा डी। तो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, इसमें एक होता मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका डी हो जाएगा। और देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का भी, एमपी का भी, एमएलए का भी, एमएलसी का भी। प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री का भी चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। राज्यपाल का भी चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी दोनों, अपर हाउस के भी और लोअर हाउस के भी। इसके अलावा एमएलए विधानसभा में आएंगे, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो विधान परिषद में जाएंगे। तो हमारे संविधान में प्रदेश के लिए अलग से निर्वाचन आयोग नहीं है। एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी, इन सब का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। रही बात स्थानीय निकायों की, पंचायती राज व्यवस्था की या नगर निकाय की बात है, तब आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर है। लेकिन प्रदेश का जो है अलग से निर्वाचन आयोग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। तो चुनाव आयोग की अपनी अहमियत होती है, सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही डेमोक्रेसी का बेस है। अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का पहला काम होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। जितना ही स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और जितना उस पर हस्तक्षेप होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुए? इसमें पूछ रहा है कि कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुए, अर्थात कौन उपराष्ट्रपति रह चुका है। देखिए, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये आप कहेंगे कि 1974 में, जैसे जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है और बीबी गिरी जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे देते हैं, तो ऐसे समय पर यहाँ पर ये बात है
1969 की, 1969 की। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके होते हैं। और जो आर वेंकटरमन है, ये उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, ये भी राष्ट्रपति बन जाते हैं, ये भी राष्ट्रपति हैं। और जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं 1967 से लेकर के 1969 तक। और कृष्णकांत जो थे, ये उपराष्ट्रपति थे, लेकिन कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। जब ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला था तो के कृष्णकांत जी की डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक ऐसा उपराष्ट्रपति है जिसकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी, तो वो कृष्णकांत थे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ। तो वाइस प्रेसिडेंट था पहले, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। आर वेंकटरमन भी पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में इनको राष्ट्रपति बनाया गया। 1987 से लेकर 1992 तक ये रहे हैं आर वेंकटरमन। अब उसके बाद कृष्णकांत ये उपराष्ट्रपति के ही समय मर गए थे, तो ये नहीं हो पाए थे। इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड होगा। बाकी तीनों जो थे उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी थे। हालांकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे स्थायी नहीं थे, कार्यवाहक थे, 2-3 महीने के लिए आए थे, बाद में इनको जो है हटा दिया गया था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केवल इसमें जो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, धैर्यपूर्वक आपको देखना है, पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में फैक्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट पर होता है। और एक एक क्वेश्चन में आपको जो है कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिक भी है, कॉन्सेप्ट पर भी है और डीप भी है। तो सारी चीज़ों को एक मिसलेनियस के तौर पर यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत किया गया, निकाला गया है। तो देखिए आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ये तो जो है आप कहेंगे उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, लेकिन उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो नागरिक तो होना चाहिए, जन्म कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उसका भारत में हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, ये तो सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, नहीं, उसे संसद का नहीं है, बल्कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। पहले हम आपको ये बता देते हैं योग्यता है क्या। देखिए राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं, पहले इनके क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इनके प्रेसिडेंट के क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, जो योग्यता है वो किस आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल 58 में दी गई है, 58 में इसकी योग्यता दी गई है। अब देखिए इसमें योग्यता क्या है। तो पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा पागल और दिवालिया ना हो, तो आप जान ही रहे हैं। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा है वह लाभ के पद पर ना हो, गवर्नमेंट ऑफिस में प्रॉफिट ना ले रहा हो, वो लाभ के पद पर ना हो, वो लाभ के पद पर ना हो। और चौथा है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ये 4 योग्यताएं बड़ी योग्यताएं हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। और हमने क्या बताया, वह भारत का नागरिक हो। तो भारत में जन्म लिया हो ये कोई जरूरी नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति
नागरिक बन सकता है, बस उसमें शर्तें जो होनी चाहिए उसे वह पूरी करता हो। जैसे विदेशी भी कोई आकर के भारत में रहता है तो पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा या भारतीय पुरुष या महिला से विवाह करने के बाद उसे नागरिकता मिल जाती है। तो भारत में नागरिकता लेने के लिए जन्म से ही नागरिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो भारत में जन्म लेना ही कोई ज़रूरी नहीं, कोई व्यक्ति भारत में आकर के नागरिक बन सकता है। तो ये पहला गलत है। उसका भारत का जन्मा नागरिक हो कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सही है। उसे संसद का नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मैंने बताया वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जबकि ऑप्शन में क्या दे रहा है, संसद दे रहा है, तो संसद में राज्यसभा भी आ जाएगा, लोकसभा भी आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। तीसरा गलत है क्योंकि संसद दे दिया गया, अगर लोकसभा दिया गया होता तो सही होता। भारत का जन्मा हो ये भी गलत है, अगर सिर्फ नागरिक पूछता तब सही होता। तो पहला गलत, तीसरा गलत, सिर्फ और सिर्फ कौन सही है, सिर्फ और सिर्फ कौन सही है, दूसरा सही है। तो इसका सिर्फ दूसरा हो जाएगा, बाकी पहला गलत क्योंकि जन्मा नागरिक पूछ रहा है, जबकि हकीकत ये है कि नागरिक होना चाहिए। तीसरा इसलिए गलत है, संसद कह रहा नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सिर्फ और सिर्फ दो। सेकंड सही है, सिर्फ सेकंड सही है, दो सही है, बाकी पहला गलत, तीसरा गलत, सेकंड सही है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने आपको बता दिया है। आप ठीक इसी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आंसर आपका सेकंड सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें यह कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर, भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। देखिए इसमें यह कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको, इम्पीचमेंट है महाभियोग। और जो इम्पीचमेंट लाया जाता है, ये इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है, 61 में है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब लाई जाती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया तब लाई जाएगी जब ये संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। अगर ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो या उल्लंघन कर रहा हो, ये 56B में दिया गया है। और अगर ये उल्लंघन करता है तो 56B के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है। तो संविधान का उल्लंघन करने पर, अतिक्रमण करने पर, अर्थात राष्ट्रपति अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने लगेगा तो वो मान लिया जाएगा कि उसने किसका उल्लंघन कर दिया है, संविधान का उल्लंघन कर दिया है, अर्थात 56 सेकंड का विरोध मान लिया जाएगा। फिर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप सबको पता है अमेरिका से ली गई है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर लाई जाती है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद में लाई जाती है। संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लाई जाएगी। संसद के किसी भी सदन द्वारा लाई जाएगी। अब संसद किसी सदन का मतलब दो सदन है, पहला है लोकसभा और दूसरा क्या है, दूसरा आप बताएंगे राज्यसभा है, दूसरा राज्यसभा है। तो कहीं पर भी लाई जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन अगर सरकार की ओर से लाया जाएगा तो आसान कहाँ पर रहेगा, लोकसभा में। और अगर अपोजिशन की ओर से लाया जाएगा तो राज्यसभा में आसान रहेगा। लेकिन हमारा संविधान ये नहीं कहता कि राज्यसभा में लाएंगे या लोकसभा में लाएंगे, संसद के किसी भी सदन पर लाएंगे। और कब लाएंगे, जब वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। तो जिस सदन में लाया जाता है उस सदन की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे सपोज करिए चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में, मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पर दे दिया
कि लोकसभा में यदि लाया जाए तो क्या होगा। तो लोकसभा में अगर लाया जाएगा तो इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले, मतदान करने वाले 1/4 सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले लिखित जानकारी देना अनिवार्य है। 14 दिन पहले लिखित जानकारी देना अनिवार्य है। मेरे कहने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जाएगा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित जानकारी देंगे। और 14 दिन पहले इसलिए जानकारी देते हैं ताकि इन 14 दिनों में राष्ट्रपति स्वयं बचाव करे या किसी अधिवक्ता के द्वारा बचाव कर सकता है। 14 दिन हो गए तो 14वें दिन उस सदन में मतदान कराया जाएगा, और अगर मतदान करा दिया गया तो उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध मतदान कर देते हैं तो सदन में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तब अगले ये मामला कहाँ जाएगा, अगले सदन में। तो अगला सदन इसकी जांच कराएगा, और जांच करा भी सकता है, खुद भी कर सकता है। और जांच में अगर वो उसे लगता है कि राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ है वो सही है, तो राज्यसभा के भी 2/3 सदस्य कुल सदस्यों के अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध मतदान कर दिए तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो देखिए, इसमें आपको ये याद करना है कि महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जानकारी देने के लिए कितने सदस्य होते हैं। तो आपको पहले क्लियर कर दें कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा लाई जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और जिस सदन में यह प्रक्रिया लाई जाती है उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित जानकारी दे देंगे। जिस भी सदन में लाई जाएगी तो उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 1/4, तो जानकारी देने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले 1/4 होंगे। और 14 दिन पहले क्यों जानकारी दिया जाता है, ताकि इन 14 दिनों में राष्ट्रपति स्वयं बचाव कर ले या किसी अधिवक्ता के द्वारा बचाव करा सकता है। और अगर 14वें दिन तक बचाव नहीं हो पाया तो 14वें दिन उस सदन में मतदान होगा, और जिस सदन में लाया गया उस सदन के अगर 2/3 सदस्य, और वो भी तत्कालीन नहीं, कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध मतदान कर देते हैं तो उस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाएगी। फिर मामला जाएगा अगले सदन में, अगला सदन उसकी जांच करेगा या किसी संस्था के द्वारा जांच कराएगा। और जांच में अगर उससे लगता है कि अगले सदन में जो कुछ हुआ है वो सही है तो कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य अगर अगले सदन के भी राष्ट्रपति के विरुद्ध मतदान कर दिए तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो महाभियोग को पूरा करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए और राज्यसभा के भी कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। लेकिन जानकारी देने के लिए एक ही सदन में, चाहे जिस सदन में 1/4 होंगे और वो भी कुल नहीं होंगे, उपस्थित और मतदान करने वाले होंगे। फिलहाल इसमें ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद पर हटाया जाएगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया कब लाई जाएगी राष्ट्रपति पर, तो जब वो संविधान का क्या कर रहा होगा, उल्लंघन कर रहा होगा। तो संविधान के जो उल्लंघन की बात है वो आप बताएंगे, संविधान के जो उल्लंघन की बात है वो आप बताएंगे 56 सेकेंड में दिया गया है, 56B में दिया गया है। तो इसका सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सी होगा, संविधान का उल्लंघन थर्ड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छे क्वेश्चन है और आराम से आपको यहाँ पर पढ़ना है, मौका पूरा है। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, भारतीय गणतंत्र का मुखिया। तो जहाँ पर गणतंत्र है वहाँ का अगर संवैधानिक मुखिया पूछा जाए तो हमारे भारत की बात हो रही है, तो भारत में भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो आप बताएंगे राष्ट्रपति है। क्योंकि आपने सुना होगा आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति
आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित है? शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में, राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। लेकिन ये अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अर्थात आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। तो कहने का मतलब ज़्यादातर मामले में राष्ट्रपति भले ही काम करे, भले इसके नाम से कानून लागू होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 74 का प्रयोग करके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करता है। कुछ मामले में स्वतंत्र है, कुछ मामले में उसकी बात को मानने के लिए बाध्य है। हाँ, वो अलग बात है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर इनके पास आ जाएगा तो ये मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो जहाँ तक संवैधानिक प्रमुख की बात है तो कानून तो राष्ट्रपति लागू करता है, नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन इन सब मामले में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, वो जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी करता है, वो आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। तो रियल चीफ अगर पूछा जाए, वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रमुख पूछ रहा है। तो नाम मात्र का जो शासन है वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। अभी हमने बताया कि 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, सभी कानून राष्ट्रपति के नाम से लागू होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, और संसदीय सरकार में संविधान का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये आर्टिकल 74 के अनुसार जो भी कार्य करेगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। तो नाम मात्र का प्रमुख पूछ रहा है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर रियल पावर पूछा जाता वास्तविक प्रमुख, तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाता। सिर्फ प्रमुख पूछ रहा है तो राष्ट्रपति होगा। गार्जियन यही होता है, गार्जियन यही होता है, लेकिन वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो गणतंत्र पूछ रहा है तो पहला सही है, फर्स्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, लोकसभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? तो आप बताएंगे लोकसभा आर्टिकल 108 के अनुसार, आर्टिकल 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करने का अधिकार, संयुक्त बैठक को आहूत करने का अधिकार, आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और तब बुलाता है जैसे मान लीजिए एक हाउस में कोई बिल पारित हो गया, दूसरे हाउस ने रोक दिया या उसे वापस कर दिया या उस पर कोई विचार नहीं किया। तो जब एक हाउस से बिल पारित नहीं हो पाता है तो दूसरे हाउस में अकेले पारित कर नहीं सकता है, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, और ज्वाइंट सेशन बुला करके बैठक की जाएगी, और उसकी अध्यक्षता जो होता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जिसमें दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन, आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? 108। और संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? ये बैठक उस समय बुलाई जाती है जैसे एक हाउस में पारित कर दिया जाए, दूसरे में रुक जाए या विरोध हो जाए, नहीं हो पाए, तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर बैठक हो जाती है तो फिर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष करेगा। फिर इसकी बैठक जो करेगा उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। और संयुक्त बैठक का प्रावधान अगर पूछा जाए, संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया, इसका प्रावधान कहाँ से है,
तो आप बताइएगा इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अभी तक कितनी बार बैठक हुई है? 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, 1961 में, फिर 1978 में, और फिर इसके बाद 2002 में। 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे 61 में। 78 में आप बताएंगे मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वाजपेयी। 61 में दहेज प्रथा को रोकने के लिए लाया गया था, 78 में बैंकिंग सेवा के लिए लाया गया था, और 2002 में पोटा कानून को लेकर के आतंकवादी तत्वों को कमज़ोर करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए 2002 में इसका प्रावधान किया गया था। तो अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। और इसमें देखिए साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जैसे धन विधेयक है तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान रखने वाली बात है कि 2 विधेयक कौन कौन से हैं जिस पर ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएगा। तो एक धन विधेयक है, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयक पर इसे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस विधेयक पर ये बुलाएगा? साधारण विधेयक पर बुलाएगा, बाकी और किसी विधेयक में इसे बुलाने का अधिकार नहीं है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन कभी भी बुलाया नहीं जा सकता है। और अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 61 में, 78 में और 2002 में। और इसमें अगर पूछा जाए कौन सा एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है, एकमात्र ऐसा पीएम कौन है जो सारे ज्वाइंट सेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बाकी और किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक, आहूत किसके द्वारा की जाएगी? आहूत की बात हो रही है तो बुलाएगा राष्ट्रपति और अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता की बात हो ही नहीं रही है, आहूत का मतलब बुलाना होता है, तो राष्ट्रपति सही होगा। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हमने पहले बता ही दिया था, आर्टिकल नंबर 108 है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है यही हमको जानना है। क्या राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति क्या नहीं करेगा? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के स्वीकार करना चाहिए? नहीं। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति जनता के हित के मामले में परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के स्वीकार करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, करने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श ले लेगा 43 का प्रयोग करके, जनता के हित के मामले में ये परामर्श ले सकता है, कनाडा से लिया गया है, लेकिन इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य गलत है। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है, ये सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ये भी सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। तो ये बी सही है, सी सही है, डी सही है। दूसरा पहला ही गलत है। ये परामर्श जरूर लेगा लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जनता के हित के मामले में राष्ट्रपति जब भी परामर्श लेता है तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श दे दिया जाता है तो ये परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो इसका जो जाएगा फर्स्ट, पहला सही है, ये पहला होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है बाह्य आक्रमण पर, सही है। बाहरी अगर आक्रमण होता है तो घोषणा कर देगा। आंतरिक अशांति का, गलत है। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या किया गया?
हटा दिया गया, 1978 में हटा दिया गया आंतरिक अशांति को। इसकी जगह पर युद्ध को रख दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह कर सकता है। सांप्रदायिक संघर्ष का, ये गलत है, ये गलत है। तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है। पहला और तीसरा, बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह पर हो जाएगा। आंतरिक अशांति हटा दिया गया, पहले था सांप्रदायिक संघर्ष पर, यह भी गलत है। इसका जो हो जाएगा पहला सही है और तीसरा सही है, डी हो जाएगा। अभी तक भारतीय संविधान के इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। जैसे 1962 में हुई है, तो 1962 में बाह्य आक्रमण की वजह से हुई है, बाह्य आक्रमण। और जो 1975 में जो हुआ है, 1971 में, तो 1971 में जो हुआ है वो भी बाह्य आक्रमण से हुआ है। और जो 1975 में हुआ है वो आंतरिक अशांति, परिवार नियोजन को लेकर जबरदस्ती इंदिरा गांधी जी के ज़माने में इसको लागू किया गया था, अशांति। तो 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर सेट करना है। तो बाहरी आक्रमण से और सशस्त्र विद्रोह से यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। सांप्रदायिक संघर्ष और आंतरिक अशांति का कोई मतलब नहीं है, इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इसमें राज्यसभा में 12 सदस्यों के नॉमिनेशन की बात हो रही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? इनको साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। आपने सुना होगा 80C के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत कर सकता है। तो उसमें सोशल वर्क और साहित्य का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, सही है। इनको विज्ञान और कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सही कथन है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड। क्योंकि कला हो गया, अच्छे क्षेत्रों के लोग होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, लोक प्रशासन, समाज कार्य, खेलकूद। सबसे लास्ट में खेलकूद को जोड़ा गया 2010 में। तो इसका पहला और दूसरा, थर्ड सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? संवैधानिक विशेषाधिकार पूछ रहा है, तो संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में यह कह दिया गया था कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई परामर्श आता है तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो पहला सही है। दोबारा अगर आएगा तब इन्हें लौटाने का अधिकार नहीं है, पहला सही है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, नहीं, वित्तीय बिल जो है वो इनके कहने पर आता है, इसको ये नहीं लौटा सकते हैं, ये गलत होगा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये सही है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में करते हैं, लोकसभा का भंग 85 में है। वित्तीय बिल कोई नहीं के कहने पर ही तो लाया जाता है, ये लौटाया नहीं जाएगा। धन विधेयक या वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक, इनको ये लौटा नहीं सकते क्योंकि इनकी पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। पहले में सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ये जो गलत है। तो इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, क्या राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? तो धन विधेयक को इन्हीं के कहने पर ही लाया जाता है, इन्हीं की पूर्व सहमति पर ही लाया जाता है, इसका सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड, इसका सेकेंड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आईएएस इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको
मिल जाएंगे। मज़ेदार क्वेश्चन, और ये सब फैक्ट वैक्ट पे नहीं काम करता है, ये कॉन्सेप्ट पर होता है। जब आप गहराई से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, और हम इसको हर पॉइंट पर चर्चा क्लास में किए हैं। और आइए एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है कि आज का जितना भी क्वेश्चन उसमें सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। तो देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति, स्वाविवेकी का मतलब होता है कि इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वेच्छा से स्वयं अपने हिसाब से करता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा इसमें ऐसा काम है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो राष्ट्रपति अपने दिमाग से करेगा, किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75A में अपने मन से तो करता नहीं है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है, और प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। स्वाविवेकी पूछ रहा है, मतलब कौन सा ऐसा काम इसमें अपने दिमाग से करता है। तो क्या ये मंत्रियों की नियुक्ति अपने दिमाग से करता है? नहीं करता, प्रधानमंत्री के परामर्श को लेता है और उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ये गलत है, पहला गलत है। अगर कोई विधेयक इसके पास आता है और उसमें अगर कोई समस्या है तो पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस भेज सकता है। तो ये वापस भेज सकता है या नहीं? भेज सकता है। और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अधिकार दिया गया था, ऐसा ये कर सकता है। तो ये अपने दिमाग से ही करता है, ये सही है, ये सही है। विधेयक को रोक करके रखना, अगर इसके पास कोई विधेयक आता है तो इस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, लेकिन इसमें समय निश्चित नहीं है कि कब तक वापस करना है, कब तक सहमति देनी है। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन बिल को अपने पास रोक के रख लिया था, तो कोई भी राष्ट्रपति किसी बिल को अपने पास रोक सकता है, वो अपने दिमाग से प्रयोग करता है, उसमें किसी मंत्रिपरिषद की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। क्षमा प्रदान करना, आर्टिकल 72 के तहत क्षमा प्रदान करता है, लेकिन ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से अगर किसी को क्षमा कर रहा है तो स्वाविवेकी कहाँ से होगा? ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कर पाएगा। संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना, तो संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना, ये काम ये कर सकता है। और इसमें संसद को संदेश भी, ये भी सूचना भी मंत्रिपरिषद से पूछ करके ही करता है। संसद को संदेश भेजना, ये स्वाविवेकी है, ये अपने दिमाग से काम करता है, स्वाविवेकी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति तो परामर्श पर ही करता है। तो देखिए, इसमें 3 काम ऐसा है जो अपने दिमाग से करता है। आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये सही है। विधेयक को रोक करके रखना, ये सही है। और 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधान विषयक तथा प्रशासन संबंधी मामले में लिखित जानकारी मांग सकता है। तो इसका देखिए, एक तो दूसरा सही है, दूसरा सही, तीसरा सही। क्षमा तो मंत्रिपरिषद से होगा, और सूचना भी मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। और संदेश भेजना, ये जो आप बताएंगे, जो छठा है ये सही है। तो दूसरा, तीसरा, छठा, दूसरा, तीसरा, छठा, ये सही है। ई सही है, ई सही है, इसका ई आंसर सही है। ये 3 काम जो है अपने स्वाविवेक के आधार पर कर सकता है। तो इसका सबसे लास्ट आंसर सही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। कुछ मामले में सीधे भी करते हैं और कुछ मामले में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा, कुछ मामले में अपने आधार पर करेगा। तो इसका पहला सही है, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति वैसे प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 123 में है, 123 में है। लेकिन पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया था? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार पहली बार जो किया गया था वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है।
हमने आपको बताया होगा कि भारतीय संविधान जो बना हुआ है, जो लागू हुआ है, वो किस अधिनियम पर आधारित है? तो 35 पर आधारित है। 250 से अधिक प्लस जो आर्टिकल है वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो अध्यादेश गवर्नर जनरल को जारी करने का अधिकार सही मायने में 35 में था। फिर बाद में जब संविधान लागू हुआ है तो जोड़ दिया गया है। तो 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी शुरुआत कब से है? तो आप बताएंगे 35 से। तो इसका सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबका कार्यकाल लिस्ट 1 में इनकी ऑफिस का टर्म है, नाम है, और इसमें ऑफिस का टर्म है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो आए थे वो आप बताएंगे 74 से 77 थे। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 थे। जाकिर हुसैन सबसे छोटे कार्यकाल के लिए 67 69। बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति 67 से 69 से 1974। तो मिला लीजिए, इसमें जो है ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1। इसका जो है तीसरा आंसर सही है। तीसरा आंसर इसका सी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे छोटा कार्यकाल जो था जाकिर हुसैन का, दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल फ़खरुद्दीन अली का। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करना ही है और नीचे दिए गए सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, जो सही हो उसको यहाँ पर भरना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधान में निहित है? नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगर वास्तविक पूछा जाता तब सही होता, राष्ट्रपति में निहित है, पहला गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही है। 6 माह के अंदर वो चाहे तो राज्यसभा का और चाहे तो लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री थे जो उस समय नहीं थे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे एच डी देवेगौड़ा हो, चाहे इंदिरा गांधी हो। कई बार ऐसे मौके आए थे लोग प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे लेकिन वो सदस्य नहीं थे। बाद में 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा से गए या लोकसभा से गए। तो पहला तो गलत है, पहला गलत है। दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। इसका थर्ड है, इसका थर्ड है, इसका थर्ड। तो देखिए आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर थे और इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी थे, डीप क्वेश्चन भी थे, कॉन्सेप्ट पर भी थे। और ये हर एक परीक्षा में अगर राष्ट्रपति का टॉपिक है निश्चित तौर पर 18 जरूर बताया है, लेकिन 36 तक का आप कवर करेंगे। और आशा यही कर सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश करिएगा, जुड़िएगा, देखिएगा, दिखाइएगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।